नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। 30 कदम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे दिल्ली आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और इस सीरीज में हम आज आपके समक्ष उपस्थित हैं इस 30 कदम की सीरीज में 17वां वीडियो लेकर के, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आज का टॉपिक है हमारे लिए, कल हमने लास्ट टॉपिक पर अकबर पे बात की थी, तो आज हम बात करेंगे उसके बाद के जो 3 शासक थे, यानी कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब तक हम इस पे आप चर्चा करने वाले हैं। और ये जो सेगमेंट है वो प्रीलिम्स के बेस पर है, आने वाले आपके एग्जाम के बेस पर है, या जितने भी वनडे एग्जाम है उसके बेस पर है। ठीक है, प्राइमरी फोकस तो अभी हमारा प्रीलिम्स ही है, इसलिए हमने उसी के तर्ज पर ज्यादा क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको उसी के जैसे मिले, जैसे कि कूट में और थोड़े से हार्ड लेवल के, है ना। तो चलिए, कुछ जो जवाब आपको पहले से पता होंगे उसके आप आंसर पहले दे सकते हैं, अदरवाइज हम तो इसका आंसर दे ही रहे हैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 16th के बाद 17th ये वीडियो है, और उस पर हम आज 30 क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है किसके बारे में है, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में है। तो मुगल साम्राज्य के पतन में, यानी कि देखो मुगल औरंगजेब के समय से ही वो चीज स्टार्ट हो गई थी, उसके जाने के बाद, तो इसलिए यहां पर वो क्वेश्चन आया है। मुगल साम्राज्य के पतन में प्रशासन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुगल प्रशासन प्रकृति पर केंद्रीकृत था। क्या उसका नेचर सेंट्रलाइज था? तो जी हाँ, वो सेंट्रलाइज तो था। दूसरा स्टेटमेंट है, अक्षम शासक के अधीन केंद्रीय प्रशासन कमजोर हो गया था। तो हाँ, ये आखिरी में तो ये तय है। वजीर केंद्रीकृत प्रशासन को नियंत्रित करने में सक्षम थे। ऐसा नहीं है, वजीर तो सिर्फ एकमात्र क्या था, वो वजारत जो विभाग थी उसका हेड होता था, प्रमुख प्रधानमंत्री की तरह होता था, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, केंद्रीय प्रशासन में उसका, है ना, नियंत्रण करने का पावर उसको नहीं दिया गया था। सारे के सारे कंट्रोल उसके पास होते थे, हालांकि जो अलग अलग बॉडीज है ना, लेकिन वो केंद्रीय प्रशासन में राजा के स्तर तक नहीं पहुंच सकता था। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। इनमें से कौन से कथन सही है पूछा है, तो केवल बी, या केवल 1 और 2। तो बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है, औरंगजेब जटिल परिस्थितियों से घिरा हुआ था। ये परिस्थितियां उन्हीं के द्वारा निर्मित की गई थी। औरंगजेब वॉज बाउंडेड विद द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, द सिचुएशन वर क्रिएटेड बाय हिम ओनली। तो देखिए, औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो सबसे बड़े मुगल साम्राज्य का मालिक था, पहली बात। दूसरा, उसने उन सारे साम्राज्यों को मिलाने की कोशिश की जो कभी मुगल साम्राज्य में थे नहीं, तो उसने बहुत ज्यादा शक्ति उसके लिए जाया करी थी। ठीक है, तो औरंगजेब की जो जटिल परिस्थितियां थी, है ना, वो उसके लिए जिम्मेदार था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, यानी कि मराठा कॉन्फ्लिक्ट, राजपूतों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे से घिरा था, सिखों के साथ विद्रोह, तो वो सारी चीजों के लिए वो खुद ही जिम्मेदार था। क्योंकि इसके पहले तक औरंगजेब से पहले, जैसे आप देखोगे, शाहजहां के समय पर ऐसा कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं हुआ था, अकबर के समय नहीं हुआ था, जहांगीर के समय पे नहीं हुआ था। तो इसके समय क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जो नीतियां थी वो एंटी जो छोटे राज्य थे उनके खिलाफ थी, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से कथन सही है, तो अगेन सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मनसबदारी से क्वेश्चन है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की रीढ़ थी, लेकिन बाद में यह इसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण भी बन गई। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या बहुत ज्यादा थी? तो यहाँ पर एक पूरा क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा सा है, हालांकि क्वेश्चन छोटा है, आखिर में जो उसका निकल रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था में सबसे ज्यादा मनसबदार किसके समय पे होते थे। तो ध्यान रखना, तो मनसबदारी में जो सबसे ज्यादा मनसबदार बनाए थे अपने समय पे वो था औरंगजेब। और इसके बाद एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किसके समय पर हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो भी क्या आएगा आंसर, औरंगजेब। तो ये दोनों के लिए अगर क्वेश्चन पूछता है तो औरंगजेब ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर जवाब है औरंगजेब। चलिए अगला सवाल,
क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से एक कथन आप सही बताना है, इसमें से कौन से कथन सही है। पहला है औरंगजेब ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ठीक है, औरंगजेब किल्ड गुरु अर्जुन देव, सही कथन बताना है आपको ना। दूसरा है जहांगीर ने अपना आत्मचरित लिखा था। हुमायूं ने बल्ख और बदखशा जीता और अकबर ने पूरे दक्षिण में शासन किया। तो इन सारे स्टेटमेंट में केवल एक ही सही है, कौन सा? बी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम था? तुजुक ए जहांगीरी, फारसी भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, अर्जुन देव की हत्या इसके समय पे नहीं हुई थी, औरंगजेब के समय पर। हुमायूं ने बल्ख और बदखशा जीता ही नहीं था, और अकबर ने पूरे दक्षिण में कभी शासन किया ही नहीं। तो तीनों स्टेटमेंट गलत है। इनमें से कौन सा सही है? तो केवल बी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 5वां सवाल, जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार यानी कि जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन और रविवार यानी कि अकबर का जन्मदिन पर किस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? What did Jahangir impose a complete ban on the Thursday, the day of Jahangir's coronation, and Sunday, Akbar's birthday of the week? तो इसमें से किस प्रकार की चीजें उसने प्रतिबंधित कराई थी उस दिन? तो ध्यान रखिएगा, एनिमल सेक्रीफाइस या पशु हत्या या स्लगर, एनिमल स्लगर पर उसने बैन लगा दिया था कि कोई भी उस दिन क्या करेगा, है ना, दोनों दिन, कौन कौन से दिन? गुरुवार और रविवार को कभी भी मांस बिक्री या उसको काटा नहीं जाएगा। लेकिन यहां पर एक अपवाद था, अगर इस दिन बकरीद पड़ गया रविवार को या गुरुवार को, तो अगर बकरीद पड़ता है तो ये नियम लागू नहीं होंगे। तो बकरीद के दिन ये नियम लागू नहीं होते थे, बाकी दिन लागू होते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आंसर। चलिए अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, जो तख्ते ताउस है इसको तख्ते मुरस्सा भी कहा जाता है। क्या? तख्त ए मुरस्सा। ये किसने बनवाया था? शाह जहां ने बनवाया था। और ये कहां पे रखा जाता था? तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में? जी नहीं। आगरा के नए किले में? नहीं। दिल्ली के लाल किले के रंग महल में? नहीं। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में? तो यह रखा जाता था दीवाने आम में, इन दीवाने आम ऑफ रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के लाल किले में जो दीवाने आम है ये वहां पर रखते थे जहां पर वो आम लोगों के साथ गुफ्तगू करते थे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आपको यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपको आंसर बताने हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? कथन ए है और कारण, जहांगीर ने दक्कन में अकबर द्वारा की गई विजय को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, और कारण, यह जहांगीर की ओर से सैन्य कमजोरी के कारण था। तो देखिए, जहांगीर ने दक्कन में अकबर के द्वारा जो विजय अभियान थे उसको बढ़ाने का प्रयास ऐसे तो नहीं किया था। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है, लेकिन यह गलत है कि जहांगीर की ओर से सैन्य कमजोरी के कारण था। ठीक है, जहांगीर का साउथ में ऐसा कोई इंटरेस्ट ज्यादा था नहीं, क्योंकि उसका अधिकतर समय जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ में गुजरा था, तो उसका साउथ में उतना कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो इसलिए वो वहां पर अपना वक्त जाया नहीं किया। और वैसे भी साउथ को जितना हमेशा से ही डिफिकल्ट रहा है, जो वहां पर गया है उसने अपनी शक्तियों को खोया ही, इसीलिए वो ये चीज जानता था। तो यहां पर स्टेटमेंट ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। तो यहां पर ए सत्य है, आर असत्य है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शाहजहां के बल्ख अभियान के पीछे के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मोटिव बिहाइंड शाहजहांस बल्ख कैंपेन। तो जो बल्ख कैंपेन है यानी कि नॉर्थ वेस्ट का जो भारत का इलाका है अफगानिस्तान के उधर, वो इलाके की बात कर रहा है कि यहां पर कौन सा स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कितने सही हैं। तो पहला है, काबुल की सीमा से लगे बल्ख और बदखशा में एक मित्रवत शासक को सुरक्षित करना। जी नहीं, ये उसका कोई रीजन नहीं था।
मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना पर विजय प्राप्त करना, कॉन्कर समरकंद एंड फरगना द मुगल होमलैंड्स, जी नहीं, ऐसा कोई इनका इरादा नहीं था। अमू दरिया के पास मुगल सीमा को स्थिर करना, फिक्स द मुगल फ्रंटियर ऑन द नियर अमू दरिया, ठीक है, और मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप के से परे करना। तो अमू दरिया तो बहुत ही आगे हो जाता था, ठीक है, आपका जो आज का ईरान से भी आगे वाला इलाका है, ईरान का इलाका है, तो ये वहां तक तो नहीं था। और मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके उस पार करना। तो सिर्फ यहां पर चौथा ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर कितने सही हैं, तो यहां पर आपको बताना है केवल एक, है ना। हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट, तो ओनली वन, तो यहां पर एक जो है आंसर आएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगलों और सिखों के हित एक दूसरे से टकराते रहे। वर्ष 1675 में औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई थी। तो स्टेटमेंट बड़ा है, हालांकि क्वेश्चन छोटा है, कि औरंगजेब के ऑर्डर पर किस सिख गुरु की हत्या कर दी गई थी। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, द इंटरेस्ट ऑफ मुगल्स एंड सिख कॉन्फ्लिक्टेड विथ ईच अदर, विच सिख गुरु वॉज किल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब इन द ईयर 1675। तो इनमें से किसकी हत्या की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की गई थी, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, बी, गुरु तेग बहादुर जी की, ठीक। अगला सवाल, चलिए यहां पर दो स्टेटमेंट है और उन स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट है, औरंगजेब ने शिवाजी को मनसबदार बनाया तथा उनके साथ बातचीत शुरू की। औरंगजेब मेड शिवाजी मनसबदार एंड स्टार्टेड नेगोशिएशन विथ हिम। क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो पुरंदर की संधि के बाद उनको ऑफर मिला था मनसबदारी का और उनको ये घोषित भी किया गया था, लेकिन उनको लास्ट दर्जे का, अंतिम दर्जे का मनसबदार अपॉइंट किया गया था, जो कि शिवाजी को पसंद नहीं आया था, ठीक है। तो हालांकि ये स्टेटमेंट तो सही रहेगा। और दूसरा है, औरंगजेब ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो यहां पर देखिए, औरंगजेब शिवाजी से अंतिम समय तक इतने परेशान हो गए थे कि उनको अंततः औरंगजेब को शिवाजी को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करना ही पड़ा। तो यहां पर अच्छा, इसके बाद ही शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ली थी, है ना। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, तो 1 और 2, सी जो आंसर सही है, 1 और 2 दोनों ही इसमें सही मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 11वां सवाल, दारा शिकोह के संबंध में आपको स्टेटमेंट दिए हैं जिस पर आपको विचार करना है। स्टेटमेंट क्या है, पहला, उन्हें शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। ही वॉज नॉमिनेटेड एज हिज सक्सेसर ऑफ द शाहजहां। क्या शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, जी हाँ बिल्कुल, ये उसका उत्तराधिकारी था। वे एक रूढ़िवादी व्यक्ति थे जो भारत को दारुल इस्लाम की भूमि बनाना चाहते थे। तो रूढ़िवादी तो नहीं थे, दारा शिकोह एक बहुत ही लिबरल व्यक्ति था जो कि दारुल इस्लाम पर कोई भी प्रकार का ऐसा उनके बिलीव नहीं था। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का देश, इस्लाम का देश। तो ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था, जबकि वो तो खुद मानते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक हिंदुइज्म से जाता है, एक इस्लाम से जाता है। तो वो बहुत ही टॉलरेंट व्यक्ति थे दारा शिकोह। तो ये स्टेटमेंट बहुत गलत है, ठीक है। और तीसरा है, उन्हें सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने हरा दिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, सामूगढ़ के बैटल में उनको औरंगजेब से हार का सामना करना पड़ा था, 57 है ना, 1657 के आसपास। तो इनमें से कितने गलत है, तो यहां पर केवल एक गलत है, 1 और 3 तो सही है, तो दूसरा गलत है। तो कितने गलत है, तो केवल 2 गलत है इसमें से, ठीक है, पहला और तीसरा वाला स्टेटमेंट, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, शाहजहां के सैन्य अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो शाहजहां ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स किए थे उसके संबंध में आपको बताना है। पढ़िए ध्यान से क्या पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, उसके समय कंधार में बगावत हुआ, बिल्कुल हुआ, और उन्होंने कंधार पर कब्जे करने के लिए प्रयास किए, अंत में उन्हें प्रयास छोड़ना पड़ा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है।
और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि जो काबुल कंधार था वो शाहजहां के टाइम पर ही हमेशा के लिए भारत से अलग हो गया और कभी भी भारत का पार्ट नहीं बन पाया। तो पूरा अफगानिस्तान ही टूट गया था मुगल बादशाहों के अंदर से। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो दिए गए कथनों में से कौन से कथन गलत है? तो दोनों ही सही है, तो ना ही एक ना ही दो। ठीक है, कितने गलत है पूछा है, तो बगावत भी हुआ था और उन्होंने प्रयास छोड़ दिया, ये भी सही है। तो ना तो एक ना ही दो, दोनों स्टेटमेंट सही है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों गलत। तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है? इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद एवं शाह इकबाल या शाह बुलंद इकबाल की पदवी सौंपी थी? टू होम अमंग दिस वॉज शाहजहां गिवन द टाइटल ऑफ शाह बुलंद एंड शाह इकबाल? तो सिंपल सा है इसका आंसर, कौन? दारा शिकोह। तो इनकी उपाधि थी शाह बुलंद इकबाल। ठीक है, तो दारा शिकोह इसका करेक्ट आंसर है। अगला, ठीक है, देखिए अगर आपको मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दारा शिकोह की कोई दो रचनाएं आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, कोई दो, जिनमें से आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है कि कौन कौन सी उसकी रचनाएं थी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के समय पर मुगल सम्राट कौन था? जब नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत में लगभग 1798 के आसपास, तो इस समय पर भारत में है ना 98 नहीं सॉरी 1739 के आसपास, तो उस समय पर भारत का सम्राट मुगल बादशाह कौन था? तो ध्यान रखना, रंगीला बादशाह था उस समय पर, बहादुर शाह रंगीला। ठीक, यहां पर मोहम्मद शाह रंगीला इस समय सही जवाब हो जाएगा। तो 14 का क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, पढ़िए ध्यान से। कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से आपको कौन से सही है बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है, शाहजहां ने औरंगजेब को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। शाहजहां नॉमिनेटेड औरंगजेब एज हिज सक्सेसर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कौन थे? वो सक्सेसर के रूप में दारा शिकोह को अपॉइंट किया गया था। दूसरा, अंतिम दिनों में उन्हें आगरा के किले में बंद कर दिया गया था। उन्हें का मतलब यहां पर कौन है? शाहजहां। तो सही है ये स्टेटमेंट, है ना। इन द लास्ट डे ही वॉज केप्ट एज प्रिजनर एट द फोर्ट ऑफ आगरा। तो स्टेटमेंट सही है। और उन्हें उनके पिता जहांगीर के बगल में दफनाया गया था। ही वॉज ब्यूरिड अलोंगसाइड ऑफ हिज फादर जहांगीर। तो नहीं, उन्हें तो ताजमहल में ही दफनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में। तो यहां पर स्टेटमेंट एक गलत है, दो गलत है। यहां से कितने सही हैं? तो केवल एक सही है। ठीक, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है ना, तो सॉरी कौन सा पूछ रहा है, तो केवल दो सही है, तो केवल दो। तो ऑप्शन के हिसाब से केवल दो, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? नीचे दिए कूट को सही आपको क्या करना है? जोड़ी नहीं मिलाना है, आपको इसको सीक्वेंस में कालानुक्रम में जमाना है कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में। तो यहाँ पर 4 बैटल हैं, आपको ध्यान से देखिए बैटल कौन से हैं। ये सारे बैटल वो है जो वॉर ऑफ सक्सेशन कहलाते हैं, यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध कहलाते हैं, उत्तराधिकार। तो ये चारों बैटल, ठीक है, एक ही लगभग साल में हुए थे, नहीं 2 साल में हुए थे, 57 और 58 में। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले बहादुरपुर, पहला युद्ध हुआ था बहादुरपुर, बैटल ऑफ बहादुरपुर, फिर घरमट या धरमट, फिर सामूगढ़ और फिर देवराई। तो ये 4 बैटल हुए थे, बहादुरपुर, धरमट, सामूगढ़ और देवराई। ये चारों लाइन से हुए थे। अब आप जमा लीजिए पहले कौन सा है। पहला बहादुरपुर, तो ये आ जाएगा पहला, ठीक है। फिर धरमट दूसरा, सामूगढ़ ये तीसरा और ये चौथा। तो यहां पर 4 3 1 2, 4 3 1 2 करेक्ट। तो यहां पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 और 2। ये चारों जो है वो किसे किसके बीच में हुए थे? तो ये तो दारा शिकोह वर्सेस जो उनका भाई था शाह शुजा, उसके बीच में हुआ था।
और फिर ये दोनों औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह, ठीक है। और दारा शिकोह के साथ कौन था? दारा शिकोह के साथ उसका जो भाई था, ठीक है, वो सामूगढ़ और देवराई। ये लगभग सारे में दारा शिकोह वर्सेस क्या हो जाएगा? औरंगजेब, ठीक, यानी कि शाही सेना वाला। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि ये सीक्वेंस है और आंसर क्या है? डी, ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। औरंगजेब की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। तो इसमें रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, कितने सही है पूछ रहा है। पहला है, उन्होंने इस्लामी कानून के दायरे में रहने की कोशिश की। ही ट्राइड टू रिमेन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द इस्लामिक लॉ। सही बात है, उसने इस्लाम के हिसाब से काम किया। दूसरा, अपने गैर मुस्लिम विषयों के संवेदनशीलता का सम्मान करने में उनकी विफलता। हिज फेलियर टू रिस्पेक्ट द सक्सेसिबिलिटी ऑफ हिज नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। तो यानी कि वो अपने नॉन मुस्लिम जनता के लिए या उसके सब्जेक्ट के लिए फिर वो उसने ध्यान नहीं दिया या उसमें विफल रहा। सही है। और जजिया को फिर से लागू किया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उसने जजिया को फिर से लागू किया था। तो ऊपर दिए कितने में से कथनों में से कितने सही हैं? तो इसमें से सभी तीनों सही आ जाएगा, ठीक है। तो उसने सभी तीनों चीजें करी थी। तो उसके रिलीजियस पॉलिसी में आपको तीनों स्टेटमेंट सही के रूप में याद रखना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है? मध्यकालीन भारत में कई महिलाएं दरबार की नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम थी। नूरजहां उन महिलाओं में से थी। उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है वो नूरजहां से है, ठीक है। इन द मिडिवल इंडिया मैनी वुमेन वर एबल टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ द कोर्ट। नूरजहां वाज वन ऑफ दोस वुमेन। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है उसके बारे में। उसका असली नाम मेहरुन्निसा था क्या? जी हाँ, बिल्कुल, उसका असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा, ठीक है। हिज रियल नेम वाज मेहरुन्निसा, सही है। और दूसरा, जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिन पर एक तरफ उसकी उपाधियां और दूसरी तरफ नूरजहां का नाम अंकित था। जहांगीर इशूड सिल्वर कॉइंस ब्रिंग हिज ऑन टाइटल ऑन वन साइड एंड द नेम ऑफ द नूरजहां ऑन द अदर साइड। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा सिक्के जारी किए थे जिसमें एक तरफ जहांगीर दूसरी तरफ नूरजहां के नाम थे? हाँ, इसका भी जिक्र हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? तो एक और दो दोनों सही है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की मां राजपूत समुदाय से थी? अब आपको बताना है कि इनमें से किनकी जो मदर्स थी वो राजपूत थी। तो इनमें से कौन कौन थी ऐसी? तो जहांगीर की माता का नाम क्या था? तो ये तो कौन थी? हरखाबाई थी, जो कि राजपूत थी। अकबर की माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम, ये भी सही। ये हमीदा ये राजपूत नहीं थी, ठीक है। औरंगजेब की जो माता थी वो कौन थी? मुमताज। और शाहजहां की जो माता थी उनका नाम था जगत गोसाई। तो इनमें से कितनी निकल रही है राजपूत? तो दो, हरखा एंड जगत गोसाई। तो इनमें से किस मुगल सम्राट की मां राजपूत समुदाय से थी? तो ध्यान रखिएगा, एक और तीन। तो यहां पर स्टेटमेंट जो है ए करेक्ट हो जाएगा, एक और तीन, यानी कि जहांगीर और शाहजहां, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की मां, अच्छा सॉरी चेंज ही नहीं हुआ स्टेटमेंट, क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने बहादुरपुर में दारा शिकोह को हराया था। इन द वॉर ऑफ सक्सेशन औरंगजेब हैड डिफीटेड सुजा, सॉरी ये इंग्लिश में थोड़ा गलत स्टेटमेंट है, आप इसको कंसिडर मत करिएगा। मैं हिंदी के हिसाब से आपको बता रहा हूं, ये इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गया है, ठीक है। तो हम हिंदी के हिसाब से इसको ले रहे हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने बहादुरपुर में दारा शिकोह को हराया था।
तो जो बहादुरपुर का युद्ध था वो औरंगजेब के साथ नहीं हुआ था, वो दारा शिको वर्सेस शाह सुजा था, शाह सुजा। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच बैटल हुआ ही नहीं था। और दूसरा है अजमेर के पास देवराई का युद्ध दारा द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा गया अंतिम युद्ध था। तो ये स्टेटमेंट सही है कि औरंगजेब ने इस युद्ध में दारा को हरा दिया था, उसके बाद उसे बंदी बना करके उसको मृत्यु दंड भी दिया गया था। तो उपरोक्त में से कितने स्टेटमेंट सही है पूछा है, सॉरी कौन सा सही है पूछा है, तो केवल 2। तो ऑप्शन बी ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है 2, या सॉरी बी है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21, ताजमहल के बारे में क्वेश्चन है, बताइएगा ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द ताजमहल इज नॉट ट्रू। गलत कौन सा है बताइए, सॉरी सही नहीं है बताइए। यह एक भव्य क्या है, मकबरा है। इट इज अ मैग्निफिसेंट मौजुलम, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसको शाहजहां ने बनवाया था। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द आगरा फोर्ट, यानी कि आगरा के आसपास ही है, तो इसको भी सही ले ही लेगा। और इट हैज द नेम ऑफ द आर्टिसंस हु बिल्ट इन इनग्रेव्ड ऑन इट, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो जी नहीं, ऐसा कोई नाम उस पर जिक्र नहीं है, तो यहां पर डी जो है गलत है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का डी, ठीक है। तो इनमें किसी कारीगरों के नाम उत्कीर्ण नहीं है। चलिए फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल का अधिकांश समय दक्कन के राज्यों को उखाड़ फेंकने में बिताया। तो यहां पर जो हमारे मुगल बादशाह थे उनमें से कितने ऐसे, कौन से ऐसे थे जिसने अधिकतर समय साउथ इंडिया में ही अपना काट दिया, उसमें समय बर्बाद किया, तो वो था वन एंड ओनली औरंगजेब। औरंगजेब की जो शुरुआती पोस्टिंग थी उसके पिताजी के समय पर, शाहजहां के टाइम पर, वो साउथ में था, तो इसका साउथ से लगाव ज्यादा था। तो इसलिए जब वो राजा बना तो उसने कोशिश किया कि हमेशा के लिए साउथ को कब्जा कर लिया जाए, हालांकि वो उस पर सफल ज्यादा हो नहीं पाया, जो कि उसके बर्बादी का भी कारण बना। तो यहां पर आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का डी, औरंगजेब, ठीक। चलिए आगे बताइए, अगला सवाल का जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुगल साम्राज्य के पतन में अमीरों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गलत है। तो इनमें से कौन से गलत है आपको बताना है, ठीक है। अमीर जो है उस समय पे जो अमीर होते थे, तुर्क अमीर, उनके बारे में पहला स्टेटमेंट है मुगल शासन के पतन में कुलीनों का योगदान था, ठीक है। इसमें क्या स्टेटमेंट सही है, तो जी हाँ ये स्टेटमेंट सही है। हमको बताना है गलत। वे जातीयता के आधार पर विभाजित थे, जी हाँ वो थे। कुलीनों में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास, तो देखो उनके अंदर कोई ऐसा राष्ट्रवादी विकास नहीं हुआ था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें स्टेटमेंट के हिसाब से जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। उनमें राष्ट्र को लेकर के या फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के या राष्ट्र केंद्रीकृत प्रशासन को लेकर के अपने मन में कोई ऐसी राष्ट्रवादी भावना पैदा नहीं हुई थी। अगर होती तो शायद वो पतन का कारण नहीं बनते। तो इसीलिए यहां पर सी स्टेटमेंट सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 24, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल को मूल्यवान विवरण दिया है। A Dutch tourist who has given a valuable account of the region of Jahangir was। तो इसमें से कौन है, हॉकिंस, निकोलो मनुची, पीटर मुंडी। तो ये तो इटली के आए थे दोनों के दोनों, हॉकिंस इंग्लैंड से था और ये था डच, तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। तो फ्रांसिस्को पेल्सर्ट कौन था, वो डच था जिसने जहांगीर के बारे में जानकारी दी। तो ये आप याद रखिएगा, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, जो कि एक डच पर्यटक था, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, जहांगीर के काल में हुए विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिबेलियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के समय पर कौन कौन सी चीजें हुई थी, देखिए खुसरो और खुर्रम दोनों ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ध्यान रखिएगा, खुसरो उसका बेटा था छोटा और बड़ा, और खुर्रम का छोटा बेटा यानी कि शाहजहां, दोनों भी बगावत किया था। खुसरो ने शुरुआत में और खुर्रम ने बाद में, आखिर में। तो ये दोनों ही किए थे, तो स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, दोनों को जहांगीर के सेनापति महाबत खान ने मार दिया था।
तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि खुसरो को तो मारा गया था, लेकिन खुर्रम को मारा नहीं गया था। ये आखिरी में राजा बनता है शाहजहां के रूप में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से गलत है? तो ओनली, ठीक है, ओनली 2, केवल 2। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है? बी, केवल 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो औरंगजेब के मरने के बाद जो साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना वो क्या था? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से कौन से सही है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अक्षम थे, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, शाह शुजा का विद्रोह हुआ था और दारा शिकोह का विद्रोह हुआ था। तो ये सब तो गलत ही है, क्योंकि शाह शुजा का विद्रोह तो हुआ नहीं था, वो मर गया था पहले ही। दारा शिकोह भी पहले ही मर गया था। उत्तराधिकार का युद्ध ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि अकबर सेकेंड, सॉरी, जो ये था बहादुर शाह फर्स्ट, जो औरंगजेब का बेटा बना मुअज्जम, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी नहीं पड़ी, है ना। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहुत सक्षम नहीं थे। तो यहां पर कौन सा है उनमें से? तो ए। तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी अक्षम थे और सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर इनकैपेबल। तो सारे के सारे इनकैपेबल थे। ठीक, चलिए आगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फिर से मुगल साम्राज्य के पतन से क्वेश्चन है। केंद्रीय सत्ता की शक्ति में गिरावट के लिए उनकी गिरती हुई आर्थिक स्थिति जिम्मेदार थी, है ना। हाँ ठीक है, तो ये स्थिति क्या क्या उनके लिए जिम्मेदार थी? तो हाँ बिल्कुल थी। औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी, ठीक है, डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, ये भी उनकी स्थिति में गिरावट के लिए जिम्मेदार थी। मराठों ने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो देखिए, मराठों का भी अटैक वहां पर हो रहा था। तो मराठे भी बहुत हद तक औरंगजेब या फिर उनके लिए डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इनमें से कितने सही हैं? तो सभी 3 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी 3 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक, जब पेशवा आए थे मराठों के, तो वो तो सीधे चढ़ गए थे दिल्ली, और दिल्ली के जो वो थे रंगीले बादशाह, उनको तो उन्होंने अपना बंदी बना लिया था। तो ये उनके पतन के लिए भी बहुत हद तक, डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? न्याय की श्रृंखला, ये एक प्रकार की जंजीर थी ना, जहांगीर के लिए क्वेश्चन पूछा है, जंजीर थी, जंजीर। तो न्याय की जंजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की पहल थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस चेन ऑफ जस्टिस। इट वाज एन इनिशिएटिव ऑफ नूरजहां इन द रीजन ऑफ जहांगीर। क्या जहांगीर के समय पर यह नूरजहां ने शुरुआत किया था? बिल्कुल नहीं, यह जहांगीर के 12 ऑर्डिनेंस में से एक था। ठीक है, और दूसरा, न्याय श्रृंखला की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि आम लोग साम्राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। चेन ऑफ जस्टिस वॉज इंस्टॉल्ड टू इंश्योर दैट कॉमन पीपल कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांस अबाउट द ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ये जहांगीर की खुद की पहल थी, ना कि उनकी वाइफ की। ठीक है, तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से गलत है? तो केवल एक गलत है। तो केवल एक गलत है, इसमें से आंसर क्या आएगा? केवल एक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है? ए, ओनली 1। ठीक, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्ष के इतिहास पादशाहनामा में लिखा है? Who among the following wrote the history of 20 year of शाहजहां's region in पादशाहनामा? तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन क्या है? पादशाहनामा के राइटर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो यहां पर आंसर क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी उसके राइटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आज का हमारा 30th क्वेश्चन आखिरी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने माना था कि जहांगीर की समस्या मुगल साम्राज्य के पतन के सबसे प्रमुख कारणों में, सॉरी जहांगीर नहीं, जागीरदारी की समस्या। ठीक है, which of the following historian had considered that problem of जागीरदारी is one of the most prominent reason for the decline of Mughal empire? यहां पर कहने का मतलब यह है, जागीरदारी की समस्या यानी कि एक प्रकार की क्या है ये, फ्यूडलिस्ट यानी कि सामंतवादी व्यवस्था की समस्या या सामंती समस्या को किसने माना था
कि वो डिक्लाइन के लिए जिम्मेदार थी मुगलों के, तो यहां रखना खफी खान, ठीक है, खफी खान। तो खफी खान इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, जिसने माना था कि जागीरदारी की जो समस्या थी या सामंतवादी समस्या जो थी वो मुगलों के डिक्लाइन का कारण थी, ठीक है। तो ये हो गया आज के 30 सवाल जो कि अकबर के बाद के समय के लिए थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आशा है कि ये भी सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल रहा होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के पर्पज से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं 30 क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे हम वापस से 30 क्वेश्चन के साथ इस अन्य टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।